हेलो एवरीवन, मैं सोनिया सहरावत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। सो बच्चों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट इस चीज़ से रिलेटेड आ रहे हैं कि मैम टीजीटी बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी बताइए। टीजीटी बायोलॉजी या यूपी टीजीटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो बच्चों, मैं आप लोगों को पहले भी अपनी वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैंने पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन नहीं की थी। सो बच्चों, जिस टाइम पर मेरा सिलेक्शन हुआ उस टाइम पर ये सारी वैकेंसी ऑलमोस्ट आई थी, DSSB की भी, LT ग्रेड की भी, यूपी पीजीटी, टीजीटी एंड KVS। सो मैंने जितने भी एग्जाम दिए, मैंने एक चीज नोटिस की है कि बायोलॉजी जो होती है ना हमारी, उसका थोड़ा सा लेवल डिफरेंट होता है सारे एग्जाम में, सेंटर वाले एग्जाम में। वो चीजें मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में कि भाई अगर हम सेंटर वाले देंगे तो वहाँ NCERT बेस्ड मटेरियल ज्यादा आता है, पूछा जाता है। एंड जो हम यूपी वाला एग्जाम देते हैं, चाहे वो LT ग्रेड हो या यूपी पीजीटी टीजीटी हो, यहाँ पर मोस्टली हमारा BSc या ग्रेजुएशन लेवल का भी ज्यादा पूछा जाता है, और जो प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है उनको डिटेल में पूछा जाता है। बट यही एक डिफरेंस है, थोड़ा सा सिलेबस को कहीं ज्यादा पढ़ना है, कहीं पर कम पढ़ना है, पर जो मैं कह सकती हूँ 60-70% जो यूनिट्स हैं वो सेम है। जेनेटिक्स है, सेल बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बेसिकली हमें सारे एग्जाम्स के लिए पढ़नी है। तो बेसिक बायो तो 70-80% जो है वो ऑलमोस्ट सभी की क्या है, सेम है बच्चों। आप बहुत ज्यादा इस चीजों को लेकर परेशान रहते हैं, कौन सी बुक से पढ़ें, इसके लिए क्या पढ़ें, इस वाले एग्जाम के लिए क्या पढ़ें। तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस मामले में। आपको जो भी आप जिस टाइम पर जो एग्जाम आ रहा है, सपोज अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम है वो यूपी पीजीटी टीजीटी का है, तो इस पे फोकस करने के लिए आपको क्या करना है, टॉपिक्स देखने हैं। जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में ये चीज बता चुकी हूँ बच्चों कि जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके टॉपिक्स उठाइए और सिलेबस लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए। सिलेबस में से फर्स्ट टॉपिक उठाया, और जिस बुक्स में से भी मिल रहा है आपको, मेरे पास, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बताती हूँ मैंने किस किस चीज से प्रिपरेशन की, किस बुक से। सपोज मैंने आपको बताया हुआ है भाई कि MP कौशिक और रमेश गुप्ता, ये मैंने जूलॉजी बॉटनी की ली थी। नीट के जो नोट्स हैं वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे, एंड NCERT मैंने अच्छे से कंप्लीट की थी। उसके बाद हर वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताती हूँ। वैसे मैं यूथ कंपटीशन और घटना चक्र के सैंपल पेपर, और जितने सैंपल पेपर मुझे, और जैसे LT ग्रेड का एग्जाम जब आने वाला था उसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट खरीद लिए थे। केवीएस के लिए मैंने पर्टिकुलर कोई प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदा था। वहां मुझे लगता है NCERT और नीट्स के नोट्स ही इनफ है उसके लिए। फिर ये यूपी वाले जो एग्जाम थे, इनके लिए मैंने जितने सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए उनसे बहुत हेल्प मिली बच्चों। अब ये सब कर रहे हो और टॉपिक वाइज पढ़ो बच्चों, कि टिक करते जाओ। एक तो उससे हमें थोड़ा सा ये मोटिवेशन मिलता रहता है कि मैंने इतना कवर कर लिया, वो टिक करते जाओ और पढ़ते जाओ बुक से। अब ये भी नेसेसरी नहीं है कि आप उन्हीं बुक से पढ़ो, MP कौशिक और रमेश गुप्ता। भाई मेरे पास जो है, तुम्हारे पास पहले से कोई बुक्स अवेलेबल हैं और उनमें वो टॉपिक्स मिल जा रहे हैं जो ऑफिशियल सिलेबस में है, और लैंग्वेज भी आपको उस बुक की ठीक लग रही है तो उस बुक से पढ़ लीजिए। ये मैटर नहीं करता है कि पर्टिकुलर वही बुक खरीदनी है भाई और उसी बुक से पढ़ना है, जिस बुक की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। पर्पज क्या है हमारा, कि हमें सिलेबस कवर करना है बहुत अच्छे से। तो पर्टिकुलर आप इस चीज पे जोर मत दीजिए कि टीजीटी की स्ट्रेटेजी बताइए। भाई थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस है यूपी पीजीटी और टीजीटी के। कुछ चीजें वहां ज्यादा है, जैसे एनिमल किंगडम ही पढ़ रहे हो कि सिलेंट्रेटा के, यहाँ पे ज्यादा मेंबर्स को स्टडी करना है, यहाँ पे कुछ कम मेंबर्स को स्टडी करना है। वो थोड़ा कम ज्यादा वाला ही डिफरेंस है टॉपिक्स का। आप सिलेबस देखिए दोनों का। अदरवाइज अभी मैंने जो बताया 70-80% हमें ऑलमोस्ट सभी में सेम पढ़ना होता है, यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर बात करें तो। अभी एक चीज और आपके लिए है, DSSB की वैकेंसी आई हुई है, तो हमारे जो फीमेल व्यूअर्स हैं, आप लोगों के लिए बेटा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है। 12 वैकेंसी है यहाँ पर DSSB में फीमेल के लिए, एंड मेल के लिए केवल एक ही वैकेंसी है। बट उसको भी मेल भी अप्लाई कीजिए भाई, एक हो या 2 वैकेंसी हो, ये मैटर नहीं करता। आप पढ़ो, तैयारी कर, तो तैयारी तो आप कर ही रहे हो और एग्जाम्स के लिए भी, तो वो एग्जाम भी आप दो और मे बी हो जाए आपका। और फीमेल के लिए तो बेटर है ही, बिकॉज 12 वैकेंसी है यहाँ पर। उसकी भी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, तो मैं डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगी उसके बारे में। अभी DSSB में भी और इसका फायदा बच्चों ये भी होता है, यहाँ पे ना इंटरव्यू है DSSB में, कुछ नहीं है, केवल एक पेपर होता है, रिटन एग्जाम होता है 300 मार्क्स का। अदर सब्जेक्ट भी आते हैं और 200 मार्क्स में हमारी क्या आती है, बायो आती है।
सो उसके लिए भी प्रिपरेशन कीजिए बच्चों, उसके लेवल से भी थोड़ा पढ़िए, बिकॉज वहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। और पेडागोजी वगैरह, अच्छा 200 में जो है वो पेडागोजी और टीचिंग मेथोडोलॉजी भी है और बायोलॉजी भी है, और जो 100 है उसमें अदर चीजें हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारी चीजें। तो मेरा तो मानना ये है, जो भी वैकेंसी आती है आपकी प्रिपरेशन के फेज में, ये मत सोचो कि ये वाला नहीं देना है, इसमें मैं नहीं कर पाऊंगा। जो भी आते हैं सबको फॉर्म फिल करो और एग्जाम दो, और बेसिक बेसिक चीजें सभी में सेम होती हैं। आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लो, आपके सारे एग्जाम आराम से निकल जाएंगे बच्चों। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब तक नहीं होता तब तक ही हमें लगता है कि ये वाला एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट है, ये वाला कम डिफिकल्ट है। आप तैयारी करो अच्छे से, और एटलीस्ट 6 मंथ से लेके आप 1 ईयर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कीजिए, और मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि सिलेक्शन आपका होगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और मोटिवेशन के साथ लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए या जो भी डाउट होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी क्वेरी को सोल्व। बच्चों, हम जो ये 2016 वाला यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, आई होप इससे भी आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी, बिकॉज हम जब कोई क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं एग्जैक्टली कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम, तो उनसे हमें ये हो जाता है कि भाई ये क्वेश्चन इतने में सोल्व कर पा रहा हूँ, इट मीन्स मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, तो और मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे से फिर और प्रिपरेशन में अपने अच्छे से लग जाते हैं। सो ये जो पेपर है हमारा, इसी सीरीज में आज के इस सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, टेहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। टेहरी डैम जो है वो किस रिवर पर बनाया गया है? ऑप्शंस है हमारे पास क्या क्या, यमुना, रामगंगा, भागीरथी, अलकनंदा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, भागीरथी। बड़ा फेमस सा डैम है ये टेहरी डैम, भागीरथी रिवर पर बनाया गया है, और उत्तराखंड में ये है, टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। और ये एक मल्टीपर्पज डैम है जो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी यूज होता है एंड इरिगेशन के लिए भी यूज होता है। एक और जो इंपॉर्टेंट बात इस बात के बारे में आप याद रखोगे वो है, इट इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। इंडिया का सबसे ऊंचा डैम ये है, हाईएस्ट डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल एक्सप्लेन्स दैट द एक्सट्रीमिटीज सच एज टेल्स, लेग्स एंड हॉर्न ऑफ एनिमल्स आर शॉर्टर इन कोल्डर रीजन। इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा रूल है जो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, लेग्स होते हैं या हैंड्स होते हैं, टेल होती है, हॉर्न होते हैं, वो जो होते हैं एनिमल्स के, वो छोटे होते हैं ठंडे रीजन्स में, जो कोल्डर रीजन है वहां पर। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, बर्जमैन रूल, ग्लोगन्स रूल, जॉर्डन्स रूल और एलन्स रूल। यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा एलन्स रूल, 1877 में दिया गया था। ये रूल क्या कहता है बच्चों, कि जितने भी कोल्डर रीजन वाले एनिमल्स हैं उनके ये एक्सट्रीमिटीज जो होती है ये छोटी होती है। क्यों होती है छोटी? बिकॉज बच्चों, जो ये हाथ पैर है या हॉर्न है या टेल है, इनसे बॉडी का हीट लॉस होता है, और हीट अगर लॉस होगी ज्यादा, ये बड़े होंगे अगर एक्सट्रीमिटीज, तो ज्यादा हीट लॉस होगी, इनका एरिया ज्यादा होगा, हीट ज्यादा लॉस होगी बॉडी से, तो ठंड ज्यादा लगेगी। तो कोल्डर रीजन में अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए अडेप्ट होने ये अडेप्टेशन है इनमें, कि इनकी एक्सट्रीमिटीज छोटी होती है। और ये रूल एलन ने, ये बात जो है वो एलन ने बताई थी, इसलिए इसको एलन्स रूल बोला जाता है। बाकी जो अदर रूल्स हैं बच्चों, बर्जमैन्स रूल, ये क्या कहता है कि जितने कोल्डर क्लाइमेट वाले एनिमल्स हैं उनका बॉडी साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ये भी एक अडेप्टेशन है। ग्लोगन्स रूल क्या कहता है बच्चों, बर्जमैन को मैं ऐसे याद रखती हूँ, बर्जमैन, ये कई सारे रूल हैं बच्चों, तो इन्हें याद रखने का तरीका कुछ अपनी ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है फिर कि कौन क्या कह रहा है। बर्जमैन, बी से बर्जमैन और बी से बड़ा, ऐसे याद रख लेते हैं, क्योंकि बर्जमैन का रूल कहता है कि जो कोल्डर क्लाइमेट वाले ऑर्गेनिज्म है वो बड़े साइज के होते हैं। ग्लोगन्स रूल, गोगल्स से याद रख लेती हूँ मैं इसको, कि भाई डार्कर या सन में या फिर मतलब हम जब गोगल्स लगा लेते हैं थोड़ा डार्क दिखाई देता है, तो ऐसे करके कुछ भी रिलेट कर लीजिए, अपना कुछ भी ट्रिक बना लीजिए। तो डार्कर होते हैं जो कोल्ड कलर में डार्कर होते हैं, जो वार्मर और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं। जो वार्मर और ह्यूमिड एनवायरनमेंट वाले ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, उनका जो स्किन का कलर है वो कैसा होता है, डार्क होता है। जॉर्डन्स रूल क्या कहता है कि नंबर ऑफ वर्टिब्रा फिशेस में इंक्रीज हो जाती है विद द लैटिट्यूड। जितना आप कोल्ड में जाओगे, कोल्डर लैटिट्यूड की तरफ जाओगे, फिश में जो वर्टिब्रा है उनका नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। इनमें से कौन सा रिलेटेड है फाइलोजेनेटिक ट्री की स्टडी से?
फाइलोजेनेटिक, फाइलो वर्ड किससे आता है बच्चों? फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए एक तरह के डायग्राम होते हैं बच्चों, जो ट्री की फॉर्म में होते हैं, कि जैसे ये एंसेस्टर्स हैं, इनसे कौन अराइज हुए, इन एंसेस्टर्स से कुछ ये ऑर्गेनिज्म बन गए, कुछ ये बन गए, फिर इनसे कुछ और इवॉल्व हो गई, नई स्पीसीज बन गई। तो ऐसे एक ट्री लाइक डायग्राम बनाए जाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई अगर ये दोनों हैं और इनसे फिर नई स्पीसीज ये बन गई, तो ये वाली जो स्पीसीज है ये कम रिलेटेड होगी इनसे, किसकी कंपैरिजन में? इसकी कंपैरिजन में ये ज्यादा रिलेटेड होगा इससे। सो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करते हैं ये डायग्राम कि कौन किससे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है बच्चों? इडियोग्राम, इलेक्ट्रोफेरोग्राम, क्लेडोग्राम एंड क्रोमेटोग्राम। तो आंसर यहाँ हो जाएगा बच्चों क्लेडोग्राम। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मेक देम वेरी यूजफुल इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का अब ये क्वेश्चन भी बच्चों किससे? क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हुई है तो वहां से कवर हो जाएगा। फर्स्ट क्या है ऑप्शन? दे लीव डीएनए विद इन देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जो ये टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये डीएनए को रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर, डीएनए को अंदर से कट करते हैं और इनका अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, उसको आइडेंटिफाई करके वहां से काटते हैं। दे रिक्वायर नो एटीपी, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती इन्हें डीएनए अपने फंक्शनिंग के लिए। दे रिकॉग्नाइज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ 4 to 6 बेस पेयर लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स। ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, 4 से 6 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड का वो बना होता है। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही बातें सही है बच्चों। एक तो ये डीएनए को बीच में से काटते हैं, एंडोन्यूक्लियस याद रखिए, एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं वो एंड से कट करते हैं डीएनए को, और एंडोन्यूक्लियस बीच में से काटते हैं। इनमें एटीपी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वाली बात अगर आपने पढ़ी हुई है 12th वाली बायोलॉजी, तो आप बता सकते हो आराम से, ऐसे सीक्वेंस जो सपोज ये डीएनए का एक सीक्वेंस है GAATTC, ये कितने? 6 बेस पेयर का बना हुआ, 6 न्यूक्लियोटाइड का। तो इसको ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ऐसा कोई सीक्वेंस 4 से 6 बेस पेयर का बना हुआ, जो अगर ओरिएंटेशन जो है रीड करने का वो सेम रखा जाए तो सेम रीड किया जाता है। यहां पर G, यहां पर A, यहां पर A, यहां पर T, यहां T और यहां C। देखिए GAATTC, GAATTC, G के सामने C आता है, A के सामने T, A के साथ T के साथ A बॉन्ड बनाता है, C के साथ G बॉन्ड बनाता है। सही है सारा, लेकिन पढ़ा भी क्या जा रहा है? सेम पढ़ा जा रहा है, सेम रीड किया जा रहा है। GATTC, GAATTC। इसे भी 5 to 3 पढ़ो, इसे भी 5 to 3 पढ़ो। तो जो सेम रीड किया जाता है, ओरिएंटेशन सेम रखने पर रीड करने का, 5 to 3 इसको 5 to 3 और सेम आ रहा है, उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ये हमेशा ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करते हैं और वहां पर कट लगाते हैं। और सबका अपना अलग होता है, स्पेसिफिक होता है कि भाई हम पढ़ते हैं ई कोलाई है या फिर ई कोलाई फर्स्ट है, ऐसे करके इनके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम होते हैं। हिंद सेकंड है ऐसे, तो क्ले फर्स्ट है, ये एंजाइम्स के नाम होते हैं इनके इस तरह से। तो ये सबका अपना स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, कौन कहां पर कट लगाता है। तो ये सारी ही चीजें इनके बारे में क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी बच्चों। पैलिंड्रोमिक ऐसे भी समझिए आप कि मलयालम होता है ना, जैसे मलयालम को आप इधर से लिखो या इधर से लिखो, सेम लिखा जाएगा, सेम पढ़ा जाएगा। इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, MALAYALAM ऐसे ही। तो ऐसे होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कि दोनों स्ट्रैंड पर सेम रीड किए जाते हैं, ओरिएंटेशन अगर डायरेक्शन जो हो वो सेम हो। नेक्स्ट है बच्चों, अ सिंपोर्ट सिस्टम मूव्स। सिंपोर्ट सिस्टम जो होता है ये प्लांट से रिलेटेड आ गया, प्लांट फिजियोलॉजी से। सिंपोर्ट सिस्टम एक तरह के मॉलिक्यूल्स को यूनिडायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट करता है, या दो सोल्यूट यूनिडायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट होते हैं, या दो तरह के मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शंस में, या एक तरह के मॉलिक्यूल दो डायरेक्शन में। तो बच्चों आंसर हो जाएगा यहाँ 2 सोल्यूट्स यूनिडायरेक्शनली। सिम मतलब साथ साथ, दो सोल्यूट्स जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं यूनिडायरेक्शनली। यूनिडायरेक्शनली मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं सिंपोर्ट। एक होता है एंटीपोर्ट बच्चों। एंटीपोर्ट क्या होता है? जब दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं। एंटीपोर्ट का एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप हो जाएगा, जो हमारी नर्व इंपल्स ट्रेवल करता है न्यूरॉन से, वो इसी के थ्रू करता है। सोडियम आयन बाहर जाते हैं, पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। और
एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स अगर बाई डायरेक्शनली मूव कर रहे हैं, तो सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर एक मीडियम है, इधर एक मीडियम है, एक सेल है, सपोज ये भी एक सेल है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इधर भी जा रहे हैं, यहाँ से इधर भी जा रहे हैं। जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ भी मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और जब एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं यूनी डायरेक्शनली, उसको यूनिपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे इंटेस्टाइन में, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जब यूनी डायरेक्शनली मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक बायोम्स हैज द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इनमें से कौन सा एक्वेटिक बायोम्स हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रखता है? तो कोरल रीफ के बारे में आप जानते हो बच्चों, सिलिंड्रेट के मेंबर होते हैं और एक तरह के सॉइल के जैसा सब्सटेंस बनाते। कोरल रीफ जो है सी वगैरह में, कोरल किसके मेंबर है? सिलिंड्रेटा के मेंबर है। एंड वो उनका जो स्केलेटन होता है, स्टोनी स्केलेटन, वो क्या करते हैं, सी से कैल्शियम लेते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का वो धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। एंड ये होम हो जाता है बहुत सारे मेराइन एनिमल्स के लिए, फिश के लिए, इन्वर्टिब्रेट के लिए और प्लांट्स के लिए। तो बहुत बड़ी बड़ी कोरल रीफ बन जाती हैं समुद्र में, और ऑस्ट्रेलियन कोरल रीफ बहुत बड़ी कोरल रीफ है एक। सो वहां पर बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स का होम वो है, यहाँ की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी बिकॉज बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर होते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होती है किसकी? कोरल रीफ्स की। सिलिंड्रेटा के मेंबर है कोरल्स, और वो रीफ मतलब पहाड़ के जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं बहुत बड़ी समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय इम्प्योर वाटर ऑफ। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये किस इम्प्योर वाटर में, किस चीज की इम्प्योरिटी होने से होता है? आर्सेनिक, कैडमियम, नाइट्रेट या मरकरी? तो ये इससे रिलेटेड इसी पेपर में बच्चों आपको याद हो पीछे एक क्वेश्चन और आया था, मिथेमोग्लोबिनीमिया, उसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये ऐसी एनीमिक कंडीशन होती है जिसमें बच्चे का स्किन कलर जो है बच्चों में हो जाती है और ब्लू हो जाता है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है, जिससे स्किन कलर भी ब्लू सा हो जाता है, और हार्ट से रिलेटेड एक डिसऑर्डर हम इसको कह सकते हैं। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स या नाइट्रेट के वाटर में प्रेजेंट होने की वजह से ही होती है। नेक्स्ट है बच्चों, मेकिंग ऑफ अ वेब बाय द स्पाइडर इज एन एग्जांपल ऑफ। वेब का बनाना स्पाइडर का किस तरह का बिहेवियर है? बिहेवियरल बायोलॉजी से हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन है। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, इम्प्रिंटिंग, लर्नड बिहेवियर और रिलीजर। बच्चों हमारे पास दो तरह के बिहेवियर होते हैं, एक तो इन्नेट बिहेवियर और एक लर्नड बिहेवियर। इन्नेट बिहेवियर जो चीजें हमें सीखनी नहीं पड़ती हैं वो पहले से ही हम कर लेते हैं, अपने आप ही कर लेते हैं बिना सीखे, उसको इन्नेट बिहेवियर कहते हैं। और जो हम सीखते हैं बाद में वो लर्न बिहेवियर होता है। तो ये इन्नेट बिहेवियर का एग्जांपल है, जिसको हम और क्या कह सकते हैं? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। मींस किसी भी स्पाइडर को सीखना नहीं पड़ता है वेब को बनाना, वो इन्नेट बिहेवियर है, एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ रेडियली सिमेट्रिकल इनवर्टिब्रेट एनिमल विद डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज ओनली विल बी प्लेस्ड इन। देखो बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन, 11th का अगर क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर आप देखोगे तो वहां से ये सोल्व हो जाएगा। रेडियल सिमेट्री और इनवर्टिब्रेट है और टिश्यूज का डिफरेंशिएशन है केवल, मींस उसके पास ऑर्गन भी नहीं है, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं है, और सेल से बस क्या बने हुए हैं? टिश्यू है इसकी बॉडी में। तो पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज और इकाइनोडर्मेटा। यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों निडेरिया। पोरीफेरा को अगर आप देखो तो पोरीफेरा में क्या होता है? सेलुलर लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, सॉरी टिश्यू लेवल तो होता है, बट यहाँ पर क्या नहीं होता? सिमेट्री जो होती है असिमेट्रिकल होता है। पोरीफेरा के मेंबर्स असिमेट्रिकल होते हैं, रेडियल सिमेट्री नहीं होती। प्लेटीहेल्मिन्थीज को देखोगे तो यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री आ गई। इकाइनोडर्मेटा जो है इसकी रेडियल सिमेट्री तो होती है, बट इसमें क्या होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू टिश्यू नहीं होते हैं केवल। तो आंसर क्या हो जाएगा? निडेरियंस। रेडियल सिमेट्री होती है, सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं जिस फाइलम को, जिसके अंदर हाइड्रा, सी एनीमोन, जेलीफिश ये सब आते हैं, और टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट है बच्चों, पीसीआर साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। पीसीआर साइकिल और किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम कह सकते हैं डिफिकल्ट तो नहीं है, बट थोड़ा चकराने वाला क्वेश्चन है कि भाई पीसीआर तो वैसे हमने पढ़ा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बायोटेक्नोलॉजी में, बट ये C2 साइकिल, C3 साइकिल, क्रेब साइकिल या ईएमपी पाथवे में से भी रिलेटेड है, तो C3 साइकिल हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, बिकॉज यहाँ पीसीआर का मतलब है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का रिडक्शन से मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है बच्चों C3 साइकिल में। केल्विन पाथवे में आपको याद हो तो वहां पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर क्या बनता है? फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA।
C3 साइकिल में। तो इसको हम फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, प्लास्टिड्स दैट सिंथेसाइज एंड स्टोर फैट आर, वो प्लास्टिड जो फैट को बनाता है और स्टोर करता है। तो इयोप्लास्ट, ये टायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और जिरोंटोप्लास्ट। यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों इलायोप्लास्ट। ये अलग अलग होते हैं प्लास्टिड्स, तीन टाइप के होते हैं बच्चों, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो ग्रीन पिगमेंट होता है जिनमें, क्रोमो जिनमें और कलर के रेड ऑरेंज ये पिगमेंट होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं या व्हाइट होते हैं समझ लीजिए, और ये स्टोरेज का काम करते हैं, फैट को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। तो सबके लिए अलग अलग होता है। फैट स्टोरेज वाले क्या कहलाते हैं? इलायोप्लास्ट। एक जो ये ऑप्शन में इटायोप्लास्ट है बच्चों, ये ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो प्लांट्स में तब बनते हैं जब क्लोरोप्लास्ट के बनने के लिए इनफ लाइट प्रेजेंट नहीं होती है, लाइट सफिशिएंट नहीं होती क्लोरोप्लास्ट बनने के लिए। मींस ये ट्रांजिशनल स्टेज होती है किस किस के बीच? प्रोप्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट के बीच। प्रोप्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट के बीच की या ट्रांजिशनल स्टेज होती है ये। जीरोंटोप्लास्ट क्या होते हैं बच्चों? जब कोई लीफ या लीव्स जो है सेनेसेंट फेज में होती हैं, तो प्लास्टिड जो है वो इस तरह का बन जाता है, जीरोंटोप्लास्ट। जीरोंटोलॉजी मतलब एजिंग होना। तो लीव्स जब सेनेसेंट फेज में होती हैं तो प्लास्टिड जो है क्लोरोप्लास्ट से ही एक तरह के प्लास्टिड बनते हैं जिनको जीरोंटोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट से ही बनने वाले हैं ये प्लास्टिड का ही टाइप है मेन सीधी। नेक्स्ट है बच्चों, द एल्केलॉइड रेसरपाइन इज कंटेन्ड इन द रूट्स ऑफ। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत जगह सैंपल पेपर में मैंने इसके बारे में बहुत जगह पढ़ा था। एक एल्केलॉइड होता है बच्चों रेसरपाइन, वो किस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है? पेपेवर सोमनीफेरम, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, रोवोल्फिया सर्पेंटिना या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों रोवोल्फिया सर्पेंटिना। ये हिमालयन रीजन में मिलने वाली एक स्पीसीज है और मेडिकेशन पर्पज के लिए इस रेसरपाइन का यूज किया जाता है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, और बहुत सारे एजिटेशंस उन पेशेंट्स में जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनको कोई, उनको ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। ये एक्चुअली करता क्या है रेसरपाइन? नर्वस सिस्टम को स्लो कर देता है। तो जो नर्वस सिस्टम है वो स्लो हो जाता है और ब्लड वेसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं, और हार्ट की जो हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है, और हार्ट बीट क्या होती है? स्लो हो जाती है। ये पहली ड्रग थी बच्चों जो हार्ट से रिलेटेड या हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज की गई थी। वन ऑफ द फर्स्ट ड्रग टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है बच्चों, इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स कोज। प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स एक बैक्टीरिया है, ये क्या कॉज करता है? रूट रोट, रूट प्रोलाइफरेशन, ट्यूमर फॉर्मेशन या नोड्यूल फॉर्मेशन। ये हेयरी रूट प्रोलाइफरेशन करता है बच्चों एडवेंसियस रूट्स में। एडवेंसियस रूट्स में हेयरी रूट प्रोलाइफरेशन, यानी रूट्स में से हेयरी स्ट्रक्चर ग्रोथ कर जाती है, प्रोलाइफरेट करता है रूट्स को एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिल्क प्रोटीन केसीन इज कोगुलेटेड बाय। मिल्क में जो प्रोटीन होती है केसीन, उसका कोगुलेशन कौन से एंजाइम से होता है? तो ऑप्शन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन और रेनिन, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये वाला डबल एन वाला रेनिन, या फिर काइमोसिन भी बोलते हैं इसको, ये हमारी दूध में जो प्रोटीन होती है केसीन, उसको डाइजेस्ट करने का या कोगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है बच्चों, प्लांट्स विद लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन। ऐसे प्लांट्स, फिर फैमिली से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आ गया। ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या होता है? लेटेक्स होता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, वो किस फैमिली में है? रेननकुलेसी, रुटेसी, एमेरेंथेसी और यूफोरबिएसी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों यूफोरबिएसी। स्पर्ज फैमिली भी बोलते हैं इसको। इसमें से एक मिल्की सा सब्सटेंस निकलता है जिसको लेटेक्स बोलते हैं, रेड या येलो व्हाइट कलर का वो होता है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इसके। मींस एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो मेल या फिर फीमेल, या तो स्टेमन या फिर कार्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन बोनीफिश, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द क्लीवेज इज। बोनीफिश में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में क्लीवेज किस तरह का होता है? मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल, या मीरोब्लास्टिक डिस्कोइडल, या होलोब्लास्टिक रेडियल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा मीरोब्लास्टिक डिस्कोइडल। मीरोब्लास्टिक डिस्कोइडल। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, क्लीवेज से रिलेटेड, क्लीवेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, पढ़ना है इसको जरूर। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किसमें किस तरह का क्लीवेज होता है।
जो हमारा जाइगोट बनता है उसमें एम्ब्रियो बनने के लिए या ऑर्गेनिज्म बनने के लिए नया, तो बहुत सारे क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन, उसको क्लीवेज बोलते हैं। तो वो किस तरह का होता है क्लीवेज? बोनीफिस रेप्टाइल्स और बर्ड्स में मीरोब्लास्टिक डिस्कोइडल होता है। मीरोब्लास्टिक का मतलब क्या है बच्चों? इसमें जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है? पार्शियल या इनकम्प्लीट होता है। पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट मतलब एग पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता, फर्टिलाइज्ड एग। और ऐसा उसमें होता है जिनके पास बहुत सारा योग प्रेजेंट होता है जिन एग में। और साइटोप्लाज्म जो होता है बच्चों, इसमें एक नैरो रेस्ट्रिक्टेड रीजन में, एक छोटे से रीजन में ही रहता है। डिस्क, इसलिए ये डिस्क वाला वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर। डिस्क वाले एरिया में या फिर एक नैरो रीजन में साइटोप्लाज्म रेस्ट्रिक्टेड रहता है इस तरह के एग्स में। और पार्शियल या इनकम्प्लीट डिवीजन होता है उसका, एग का। इसके बाद बच्चों और ऑप्शन है हमारे पास, जैसे मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल, होलोब्लास्टिक रेडियल। होलोब्लास्टिक अनइक्वल का क्या मीनिंग होता है? आप क्लीवेज वाला टॉपिक पूरा पढ़िए, वहां से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। मैंने एक वीडियो भी इससे रिलेटेड डाली हुई है, तो आप वहां से इन सारी चीजों को देख सकते हो। होलोब्लास्टिक अनइक्वल में क्या होता है कि जो डिवीजन होता है फर्टिलाइज्ड एग का, वो दो दो पार्ट में होता है, और दोनों जो पार्ट बनते हैं, दोनों जो सेल बनती है वो अनइक्वल होती है, एक छोटी और एक बड़ी। रेडियल में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म को रेडियल सिमेट्री बनती है इस तरह के क्लीवेज से। और मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल में क्लीवेज फरो बनती है, लेकिन एक्चुअल जो प्रोग्रेस तक, जो योक है वहां तक वो नहीं प्रोग्रेस कर पाती। फरो बनती है बट वो योक तक नहीं जा पाती। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर फरो बनती है, क्लीवेज फरो। नेक्स्ट है बच्चों, स्मॉल पॉक्स इज कोज्ड बाई। स्मॉल पॉक्स किससे होता है? वेरियोला, कोक्सिएला, एडीज या फ्रेंसिसेला। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी। ये आप नोट कीजिए, डिसीज वाला टॉपिक। डिसीज से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है और हाईली कॉन्टेजियस डिसीज है बच्चों, जो कि 1979 में इरेडिकेट कर दी गई। WHO ने एक प्रोग्राम चलाया था, पूरे वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम चलाया था इसको इरेडिकेट करने के लिए। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई गई थी और वो सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट की गई और सब जगह पे मतलब यूज किया गया बहुत ज्यादा। तो वैक्सीनेशन कराया गया। तो अब 1979 में ये घोषित कर दिया गया था WHO के द्वारा कि अब हमारे मतलब ये जो वायरस है अब नहीं है, या किसी को भी ये डिसीज अब नहीं हो रही। एक बहुत ही डेंजरस कह सकते हो आप डिसीज होती थी बच्चों। इसमें पूरी बॉडी पर या फेस पर क्या हो जाते थे, बम्प्स बन जाते थे जिनमें थिक फ्लूइड भरा रहता था, एंड वो फिर ठीक होने के बाद भी उनके स्कार्स रह जाते थे परमानेंटली। एक चीज और बीच में बोलना चाहूंगी बच्चों मैं आपको, अगर आपकी वीडियो से कुछ हेल्प होती है या आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपकी प्रैक्टिस में आपको हेल्प मिलती है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया कीजिए भाई, और कुछ कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ कमी लगती है या फिर आप कुछ और हेल्प चाहते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है आपके लिए और हेल्पफुल चीजें लाने के लिए। सो लाइक कर दिया कीजिए भाई। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, वेसल्स आर फाउंड इन। वेसल्स किस में मिलती हैं? पाइनस में, एफिड्रा में, साइकस में या फिर नन ऑफ द अबव। बच्चों वेसल्स जो है वो किसका पार्ट है? जाइलम का। जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। वेसल्स जिम्नोस्पर्म्स में नहीं पाई जाती, केवल ट्रैकिड्स होती हैं, और ये सारे प्लांट जिम्नोस्पर्म के हैं। बट जब आप जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे ना, ये बड़ा कॉमन सी बात है, वहां जरूर आप, जिसने जिम्नोस्पर्म पढ़ा होगा वो उसने ये चीज पढ़ी होगी जरूर, कि एफिड्रा, नीटम और वेलविस्चिया, इनमें क्या होता है, ये जिम्नोस्पर्म है बट इनमें वेसल्स पाई जाती हैं। तो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन बनता है जिम्नोस्पर्म में से। पाइनस, साइकस बाकी में नहीं होती, इनमें पाई जाती है वेसल्स। एक चीज और बच्चों, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम इसकी PDF प्रोवाइड कर दीजिए। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मेरे आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर टेलीग्राम चैनल पे मैं ये सारी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी। मैंने इसकी तो कर भी दी है। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो वहां जुड़ जाइए, आपको PDF वगैरह वहां मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सोलोटल लार्वा एग्जिबिट्स। एक्सोलोटल लार्वा जो है वो क्या एग्जिबिट करता है? नियोटेनी, पीडोजेनेसिस, या नियोटेनी और पीडोजेनेसिस दोनों, या फिर यूटेली। मैक्सिकन सेलेमेंडर भी बोलते हैं बच्चों इसको, एम्बाइस्टोमा मैक्सिकेनम इसका नाम है, एम्बाइस्टोमा मैक्सिकेनम। सेलेमेंडर है, एक एम्फीबियंस है मतलब। इसका जो एक्सोलोटल लार्वा है, इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है बच्चों। और एक्सोलोटल इसका लार्वा है, इसमें क्या हो जाता है कभी कभी, या तो फूड या वाटर की कमी होने से, या फिर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होने की वजह से लार्वा जो है
वो अडल्ट में मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता और उसी में सेक्सुअल फीचर्स आ जाते हैं, मीन्स वो ब्रीड करने लगता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगता है, बट अडल्ट में मेटामॉर्फोसिस उसका नहीं होता, उसको नियोटेनी बोलते हैं। और पीडोजेनेसिस क्या होती है, किसी लोस्ट ऑर्गन को दोबारा से डेवलप कर लेना। तो इनमें ये फीचर्स होते हैं दोनों, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बोथ नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस। सो बच्चों आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।